नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है 2 अक्टूबर को, जिसका प्रसारण सुबह 11 बजे से किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि इस कार्यशाला का विषय होगा यूपीएससी सीएससी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने हेतु 10 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें। और यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि आपको इन पुस्तकों को कैसे पढ़ना है जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यशाला है ये, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह जो कार्यशाला है उसका लाइव प्रसारण बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर होगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वह इसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप इस कार्यशाला का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस वीक के वीकली करंट अफेयर्स में हमारे द्वारा चीता पुनर्वास परियोजना के ऊपर चर्चा किया जाएगा। यानी कि इस वीक एक्सप्लेन का टॉपिक है चीता पुनर्वास योजना, जिसका प्रसारण कल रात के 8 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव किया जाएगा। तो आप सभी को इन दोनों बातों पर ध्यान रखना है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम संघ की कार्यकारिणी के बारे में जब पढ़ते हैं तो यहां पर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसके साथ साथ महान्यायवादी के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी कि महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी में शामिल होता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि महान्यायवादी को कैसे हटाया जाए उसकी प्रक्रिया और आधार के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अटॉर्नी जनरल निजी तौर पर वकालत नहीं कर सकता। तो यहां पर यह कथन गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल के रूप में होती है वह जो है निजी तौर पर अपनी वकालत को जारी रख सकता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वेंकटरमानी अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस न्यूज को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, जब यह अनुसूची भारतीय संविधान का हिस्सा बनी तब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसे संविधान की 10वीं अनुसूची में 52 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था, जो कि 1985 में हुआ था। और उस दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी थे। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल मामले का फैसला करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। हमने काफी चर्चाएं की हैं दल बदल विरोधी कानून को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि इस कानून का जो पैराग्राफ 6 है उसमें यह कहा गया है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहां पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो अध्यक्ष है
वह कितने दिनों या महीनों के अंदर अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि अंतिम निर्णय लेगा। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य उसी सीट पर फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते जिसका वे अयोग्यता से पहले प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो यहां पर ऐसी रोक नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए किसी सदस्य को जो है उसके सीट से अयोग्य घोषित किया गया है दल बदल कानून के तहत, तो यहां पर अयोग्यता के बाद उसकी सीट वैकेंट हो जाती है। तो यहां पर जिस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है वह दोबारा से उसी सीट पर चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई भी रोक नहीं लगाया गया है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पर जो न्यूज है उसका शीर्षक है, स्पीकर कैन नॉट टेक अवे एक्स एमएलए स्टेटस व्हेन डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना है कि मान लीजिए स्पीकर के द्वारा किसी एमएलए को उसकी सीट से डिस्क्वालीफाई किया गया है दल बदल कानून के तहत। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भले ही उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लेकिन उस व्यक्ति को जो है एक्स एमएलए ही माना जाएगा। एक्स एमएलए का जो दर्जा है यानी कि एक्स एमएलए का जो स्टेटस है उससे छीना नहीं जा सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग के भीतर सचिव का पद प्राप्त है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं सीडीएस की, तो सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग के भीतर सचिव का पद प्राप्त होता है और उसके बारे में जानकारी है इस न्यूज में भी दिया गया है। जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कहा गया है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वह जो है सेक्रेटरी की तरह माने जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में। तो यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सेवानिवृत्त सेना प्रमुख इस पद को धारण करने के पात्र नहीं है। यहां पर जब आप इस न्यूज का हेडलाइन पढ़ेंगे, इसका हेडलाइन क्या है, ईस्टर्न कमांड एक्स चीफ अनिल चौहान इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहां पर आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि जो पूर्व सेना प्रमुख हैं वो भी जो है इस पद को धारण कर सकते हैं। तो यहां पर यह कहना कि जो सेवानिवृत्त सेना प्रमुख इस पद को धारण करने के पात्र नहीं है, यह सरासर गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सीडीएस के पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी भी नियुक्ति चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर होगी तो यहां पर जो रिटायरमेंट एज होगा उसका वह होगा 65 ईयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये और आपको ध्यान में रखना है कि यह स्टेटमेंट सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा 2022 भारतीय राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में होने वाले हैं उसका आदर्श वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों के माध्यम से एकता का जश्न। यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन
कार्यान्वित किया गया था। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र उपागम की, तो इसे जो है लीड बैंक स्कीम यानी कि अग्रणी बैंक योजना के तहत कार्यान्वित किया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज का तथ्य है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इससे जुड़ा हुआ न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, जिसका शीर्षक है ASI फाइंड्स बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन MP। और इसी वजह से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1968 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था, और 1993 में इसे फिर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसका उल्लेख नारद पंचरात्र और शिव पुराण जैसी प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, और इसलिए इस स्थान को हमेशा रामायण से जोड़ा जाता है। अगर हम बांधवगढ़ किला की बात करें तो इसे त्रेता युग की एक महान कृति माना जाता है। और इसके अलावा अगर हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रकृति और वहां पर पाए जाने वाले पशुओं की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो कोर जोन है वहां पर बाघों की बड़ी संख्या पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की 250 से ज्यादा प्रजातियां और स्तनधारियों की 22 से अधिक प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और प्रकृति के दृष्टिकोण से भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। इनसे जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं उनको रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।